हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर आपका सामाजिक विज्ञान में 70 में 65-60 लाने का सपना नहीं पूरा होगा। और ये बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाया गया है। इसको लिखने में हमें कम से कम 2 दिन लगे हुए हैं, ठीक है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके पूरे सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। पूरे बुक का मैं बात कर रहा हूं। और यहां जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सारा आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ही ज्यादा मैं सभी सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है ओनली 20,000 आपको लाइक करने हैं। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सामाजिक विज्ञान में 70 में 65 या फिर 60 मार्क अचीव कर सकें। तो चलो शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो चलो फिर देखते हैं। और मैं आप लोगों को गारंटी देकर कहता हूं कि इसी में से ही पेपर में आएगा। आपके जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी में से पेपर में आएगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हूं सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो सारे क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। और मैं आप लोगों को ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है और बैठ जाना है इसे नोट करने के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नोट कर लो। ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड करूंगा और आप लोग हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लो। तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखो, हर एक चैप्टर से है और एक एक नहीं 3-3 4-4 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से। तो यहां आपका पहला जो आपका चैप्टर है यानी कि पहला क्वेश्चन कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। अब यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपके पास ऑप्शन का है गैरीबाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूर एंड घा है मेंजनी। तो अब आप लोग बताओ कि जो यंग इटली सोसाइटी था उसका संस्थापक कौन था। तो अगर आप लोग जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें से जो आपका सही है वो है मेंजनी। क्या है? मेंजनी। तो जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो कौन था? मेंजनी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। जो इटली का एकीकरण किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया। आपके पास ऑप्शन ए है नेपोलियन, वी यानी कि का है नेपोलियन, खा है ऑटोमान बिस्मार्क, गा है विलियम प्रथम, घा है जो आपका ज्यूसेफे यानी कि गैरीबाल्डी। लाइक एज आप शॉर्टकट में कह सकते हो गैरीबाल्डी, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ इसका कौन सा सही आंसर है। तो इटली का जो एकीकरण है वो गैरीबाल्डी के नेतृत्व में कराया गया था। तो आपका गैरीबाल्डी जो है ये सही है, यानी कि गैरीबाल्डी के नेतृत्व में कराया गया था जो इटली का एकीकरण हुआ था। ओके, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों का हर एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। यहां आप लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का नारा दिया गया था आप लोगों ने भी सुना होगा कि करो या मरो। तो ये आपके पास ऑप्शन का है सुभाष चंद्र बोस, खा है महात्मा गांधी, गा है भगत सिंह एंड घा है चंद्रशेखर आजाद। तो करो या मरो का नारा किसका था ये मैं आपको बता दूं। जो करो या मरो का नारा था वो था महात्मा गांधी जी का। किसका था? महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये है हमारा तीसरा वीआईएमपी क्वेश्चन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। आपके पास ऑप्शन का है 1919 ईस्वी में, खा है 1922 ईस्वी में, गा है 1920 ईस्वी में, घा है 1923 ईस्वी में। तो जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, वो कब आरंभ किया गया था तो वो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताता हूं। वो था 1920 ईस्वी। कब आरंभ किया गया था? 1920 ईस्वी, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन आपको पता चल गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन का है वाशिंगटन, खा है न्यूयॉर्क, गा है जिनेवा एंड घा है ऑस्ट्रिया।
तो अब आप लोग बताओ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क होता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, वो है न्यूयॉर्क में। तो यहां इस पेज में हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिया है। अब हम लोग चलेंगे अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 आप ऊपर देखो ध्यान से, यहां कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। यानी कि अफ्रीका में एक ऐसी बीमारी चली थी जिसमें मतलब बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो गई थी। और आपके पास ऑप्शन का है प्लेग, खा है रीडर पेस्ट, गा है मलेरिया एंड घा है एनिमल फीवर। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो तुक्का लगाते हैं, वो तो भैया इसी पर मारेंगे, क्योंकि सोचेंगे यार एनिमल मतलब एनिमल और एनिमल मतलब जानवर, यानी कि एनिमल फीवर सही है। लेकिन भाई ये तो बिल्कुल गलत है, एनिमल फीवर नहीं सही है। और अब आप लोग बताओ कौन सा सही है। यहां आपका जो करेक्ट है वो है रीडर पेस्ट। क्या सही है, रीडर पेस्ट। तो अफ्रीका में अधिकांश 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी। जो आपका बीमारी चला था वो है रीडर पेस्ट। तो याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पंजाब में, आप जानते हो कि भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पंजाब की मेन बात की गई है। अब पंजाब वाले तो जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन का है गहन खेती, खा है अधिक सिंचाई, गा है अति पशुचारण एंड घा है वन उन्मूलन। सभी से होता है जो भूमि निम्नीकरण, लेकिन सबसे ज्यादा जो पंजाब में हुआ है अभी तक का रिकॉर्ड, तो वो है अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण। जो पंजाब में बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारे गलत हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। देखो, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, बहुत बार मैंने पढ़ाया है और फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो कपास की खेती के लिए जो आपका मृदा है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। आपके पास ऑप्शन का है काली मृदा, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है वन मृदा। तो 4 ऑप्शंस हैं और ये सारी मृदाएं आप जानते भी होंगे, मैंने पढ़ाया भी है। लेकिन अगर कपास की खेती की बात की जाए तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है काली मृदा। कौन सी है, काली मृदा। ओके, तो काली मृदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कौन सा सही आंसर है। यहां क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो किस वर्ष आरंभ किया गया। ऑप्शन का है 1973 ईस्वी, खा है 1975 ईस्वी एंड गा है 1980 ईस्वी एंड घा है 1989 ईस्वी। तो अब आप लोग बताओ टाइगर जो प्रोजेक्ट है किस वर्ष आरंभ किया गया था। और 4 ऑप्शंस हैं जो कि एक समान हमें तो दिख रहे हैं भैया, 1919 चारों 1900 हैं। लेकिन अगर आपको करेक्ट नहीं पता तो आप जल्दी नहीं लगा पाओगे, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग यार ध्यान से पढ़ लो, 1973 ईस्वी में किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ, 1973 ईस्वी में। ओके, तो आप तुक्का ना लगाओ, आप ध्यान से पढ़ लो। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। का है स्थानांतरी कृषि, खा है बागवानी एंड गा है गहन कृषि एंड घा है रोपण कृषि। तो यहां आपसे काफी सटीक क्वेश्चन पूछा गया। एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। हाँ, लंबे चौड़े क्षेत्र में। एक होता है ग्रामीण कृषि, जो गांव में छोटे मोटे खेत, 1 बीघा 2 बीघा 1 बीघा 2 बीघा। लेकिन जो रोपण कृषि होता है, लाइकेज रोपण कृषि, इसमें बहुत लंबा चौड़ा खेत होता है, लंबा चौड़ा। तो ये जो आपका सही है, रोपण कृषि आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहां तक हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है। इस पेज में 5, इस पेज में 5, उस पेज में 10 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखो। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। मतलब रबी फसल और खरीफ फसल, 2 फसल मैंने आपको बताया और 4 फसलों का नाम मैंने बता दिया है, ऑलरेडी बताया है, अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां से आप बताओ कि कौन सी इसमें से रबी फसल है। आपके पास ऑप्शन का है धान, खा है बाजरा, गा है गेहूं एंड घा है मक्का। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है ना, वो है
आपका गेहूं। गेहूं जो है एक रबी फसल है। क्या है? एक रबी फसल है। ओके, तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया कौन सी रबी फसल है। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, याद रखना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का जो निक्षेपण और संचयन होता है? का है तलछटी, यानी कि तलछटी चट्टाने, गा है आग्नेयी चट्टाने, गा है कायांतरित चट्टाने, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ये मैं आपको बता दूं अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यहां से जो आपका तलछटी चट्टाने हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 को देखने वाले हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 13 कि कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूं। का है बॉक्साइट, खा है अरवरक, गा है लौह अयस्क, घा है तांबा। तो पूरे बुक का है, इसलिए ये दोबारा आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपने पहले भी पढ़ा हो इस क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो आपका रिवीजन चल रहा है। तो यहां आपका जो आपका सही आंसर होगा, जो कोडरमा है वो बहुत ज्यादा जाना जाता है अर्वरक के लिए। किसके लिए? अर्वरक के लिए। ओके, तो यहां आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन भारत या परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? का है पाइपलाइन, खा है रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, घा है वायु परिवहन। तो आप लोग बताओ कि आप लोग कहीं जाते हो तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका यूज करते हो? पाइप परिवहन का? नहीं, रेल परिवहन, रेल का यूज जरूर करते हो, लेकिन जब आप लंबी सफर के लिए जाते हो। सड़क परिवहन या वायु परिवहन? वायु परिवहन का यूज तो मैंने आज तक किया नहीं भाई, मैंने भी अभी तक नहीं वायु परिवहन किया, लेकिन सड़क परिवहन का यूज मैं हमेशा करता हूं, लगातार कई बार। लेकिन जो भारत में सबसे अच्छा साधन है वो सड़क परिवहन ही है। तो ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, छोटा मोटा एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची का है शिक्षा, खा है कृषि, गा है पुलिस एंड घा है रक्षा। तो वैसे अगर आप लोग नहीं जानते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समवर्ती सूची ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है काफी अच्छे से, और उनके 4 विषयों को बताया है, उसमें से एक विषय इसमें शामिल है जो कि है शिक्षा। शिक्षा आपका सही है। ओके, और सब गलत है। शिक्षा जो है आपका वो क्या है? एक समवर्ती सूची का विषय है। तो यहां से भाई 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यहां देखो कि भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि जो भारत में जो औरत होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहां है? का है लोकसभा में, खा है विधानसभा में, गा है मंत्रिमंडल में, घा है पंचायती राज संस्थाएं। तो अगर आप लोगों की बात की जाए, मतलब महिलाओं की, औरतों की, तो वो जो है पंचायती राज संस्थाओं में, यही आपका सही है, यहीं से उन्हें आरक्षण की व्यवस्था होती है। ओके, ये आपका करेक्ट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो नेपाल है, नेपाल की में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है? 2005 ईस्वी में, का ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, खा है 2006 ईस्वी में, गा है 2008 ईस्वी में, एंड घा है 2015 ईस्वी में। तो यहां जो आपका नेपाल है, नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन 2008 ईस्वी में। कब हुआ है? 2008 ईस्वी में। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? अब आप लोग जानते होंगे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। का है 14 नवंबर, खा है 10 दिसंबर, गा है 5 सितंबर, एंड घा है 15 अगस्त। ये तो आपका सही नहीं है। इस दिन शिक्षक दिवस और इस दिन आई होप नेहरू दिवस, और यहाँ जो आपका 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। अब एक बात बता दें कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा, देखने को मिला होगा। मैं जब क्लास लाइक अगर आप क्लास 6-7 में भी इसे पढ़े होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है?
का है कुल आय, खा है प्रति व्यक्ति आय, गा है राष्ट्रीय आय एंड घा है ये सभी। देखो मैंने आपको पढ़ाया था प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय में मैंने यही बताया था कि जो देश की मतलब कुल आय है, अगर हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा, और उसी प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। लाइक मैंने पढ़ाया है, तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, चाहे औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? का है हरियाणा, खा है बिहार, गा है राजस्थान, घा है मेघालय। तो यहां सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपके पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं, और किसका है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, वो है बच्चा बाल्टी हरियाणा का, ठीक है। तो यहां से 20 मैंने IMP क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखो कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, लेकिन इन सब में रोजगार होते हैं, रोजगार। लेकिन अगर यहां पूछा जाए कि आपका कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है, का प्राथमिक क्षेत्रक, खा है द्वितीय क्षेत्रक, गा है तृतीय क्षेत्रक, घा है इनमें से कोई नहीं, तो आप किसे बताओगे? आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग ये काफी पीछे चैप्टर है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नजदीक है, और मैंने कहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। तो यहां से आपका जो बहुत ज्यादा सही है, मतलब एकदम सही है, वो है प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे ज्यादा आपको रोजगार दिया जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्रक में भी दिया जाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्रक में इन दोनों को मिलाकर दिया जाता है, उसमें केवल सेवाएं हैं तृतीयक में। अगला देखो यहां क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ लो। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। लाइक उत्पादन, जैसे उत्पादन आपको करना है तो उसका एक बढ़िया साधन क्या है? का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। तो आप लोग बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है। देखो अगर आपके पास लाभ कैसे होगा जब तक आप पूंजी नहीं लगाओगे, तो पूंजी जो है एक बहुत बढ़िया उत्पादन का साधन है। अगर आपके पास पूंजी है, ओके, तो ये आपका पूंजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजी आपके पास होना चाहिए तभी उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कि वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। का है सभी लोगों के लिए, खा है विकसित देश के लोगों के लिए, नहीं, हाँ, विकसित देश के लोगों के लिए और विकसित देश के लोग, देखो दोनों एक जैसे हैं क्या? यहां आप कर दो विकासशील, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। विकासशील देश के श्रमिक, ठीक है, ऐसा लिख दो। तो वैसे तो आपका करेक्ट आंसर यही मिल जाता है कि आपका जो विकसित देश के लोगों के लिए आपका करेक्ट है, विकसित देश के लोगों के लिए, तो इसीलिए कोई दिक्कत है नहीं। और यहां मैंने लिख दिया है विकासशील देश के श्रमिक, ठीक है, समझ में आया? का आप क्या है सभी लोगों के लिए, खा है विकासशील जो आपका विकसित देश के लोगों के लिए, एंड गा है विकासशील देश के श्रमिक, एंड घा है उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा सही होगा। यहां आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का है न्यूयॉर्क में, खा है वाशिंगटन, गा है जिनेवा, एंड घा है ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रखना जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना जिनेवा में हुई थी, जिनेवा में हुई थी। ओके, अब आपका 25 यानी कि लास्ट है, आपका लास्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट है कि उपभोक्ता में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। का है 1982 ईस्वी, खा है 1984 ईस्वी, गा है 1985 ईस्वी, घा है 1986 ईस्वी। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं, याद रखना 1986 ईस्वी में। तो यहां से मैंने आपको 25 यानी कि 25 VIMP क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और अगर आप ये 25 याद करके जाते हो तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कह रहा है देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। देखो
ऑटो वन बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों माना जाता है या क्यों कहा जाता है, कारण लिखिए। यानी कि जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसे जर्मनी का जनक माना जाता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। जर्मनी में एक एकीकरण हुआ था, एकीकरण मैंने पढ़ाया है जर्मनी का, और इसका जनक माना जाता है। तो ये बताइए आप क्यों माना जाता है जनक, ये आपको बताना है। आखिर इन्हें जनक क्यों माना जाता है, इसका 2 कारण बताना है, ठीक है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हर एक चीज। तो पहला आप पहले कारण देखो, इसी में सब कुछ है, ठीक है। तो यहां देखो पहला बिस्मार्क, जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। मतलब जो इंपॉर्टेंट था, जो चीज प्रसा का एकीकरण ये करना, मतलब इन्होंने सोचा, प्रयास किया, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ। और दूसरा पॉइंट है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। मतलब बिस्मार्क ने जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें 2 नीति हुई थी, एक रक्त और लौह की नीति, और इसका इन्होंने पालन किया, तब भी ये जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। तो यहां से आप ऑटो वन बिस्मार्क के एकीकरण का जनक क्यों माना जाता है एंड इसका कारण लिखिए। तो यहां मैंने 2 कारण बता दिए हैं, और अगर ये 2 कारण आप याद कर लोगे तो ये पूरा आपका फाइनल क्वेश्चन हो चुका है और आपका ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां से आप पूरा क्लियर कर लो कि आप दो पॉइंट मैंने बताया है। एक, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण का प्रयास किया, ठीक है। दूसरा है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रॉलेट एक्ट क्या था। ये मैंने क्वेश्चन बार बार बताया है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था ये आप लोग समझो। रॉलेट एक्ट, देखो रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में पारित एक कानून था, ये एक कानून का नाम था, मतलब ये एक कानून बनाया गया था। रॉलेट एक्ट कब बनाया गया था, 1919 ईस्वी में ये एक कानून बनाया गया था, जिसमें भारतीयों पर बिना किसी या फिर किसी तरह के मुकदमा चलाए बिना, मतलब मुकदमा नहीं चलाया जाता था, कोई मुकदमा नहीं, और शंका के आधार पर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जाता था। मतलब ये है कि इसमें ना कोई मुकदमा चलता था ना कुछ, और शंका था कि ये भारतीय हैं और इन्होंने ये काम किया है, तो उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। जैसा कि अब मुकदमा चलाना पड़ता है, मुकदमा जीतोगे तो फिर जेल नहीं होगा, ठीक है, और जो हारेगा उसका जेल होगा। यहाँ आप रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो भारतीयों के लिए था, भारत के लोगों के लिए, और अब इस पर बिना मुकदमा चलाए बिना, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। तो यहां से आपका ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन नोट करना है आप लोगों को, बार बार याद करना है, रटना है, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। मतलब असहयोग आंदोलन नहीं कराया गया था, उसको वापस ले लिया गया था। तो ये बताना है कब और क्यों वापस लिया गया, ठीक है। तो आप समझ लो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट। देखो असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया था, लेकिन इसका कारण था चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, यानी कि चौड़ी चौड़ा घटना के कारण वापस लिया गया था। यहाँ आपने सुना है चौड़ी चौड़ा की घटना, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसी के कारण इसे वापस लिया गया था, और सन 1922 में इसे वापस लिया गया था। तो अगर आपसे कोई भी पूछे असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौड़ी चौड़ा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो यहां से आपको असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें कुछ नहीं है। तो यहां से आपका असहयोग आंदोलन, यहां से 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है, नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहां से हो चुका है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है रॉलेट एक्ट, एंड तीसरा आपका ये है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या तात्पर्य है। जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है इससे क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। देखो जब विनिमय दर, जो विनिमय दर होता है, यहाँ याद रखना, सब कुछ मैं आपको भाई कम समय में अच्छे से बता रहा हूँ, नोट बना लो, अच्छे से नोट बनाओ, फिर आप याद करो। वैसे भी आप कुछ ना कुछ याद हो जाता होगा, कम से कम 50% तो याद हो जाता होगा हमारे साथ। अब अगर आप 2 बार वीडियो देखते हो तो 80% कवर हो जाएगा, और अगर आप 20% याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब विनिमय दर स्थिर होती है,
मतलब विनिमय दर ना अगर मतलब ना बढ़ता है ना घटता है, जो वो विनिमय दर होता है वो स्थिर रहता है, जमा रहता है वहीं, और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मतलब उसमें जो उतार चढ़ाव होता है ना दाम में, उसको सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार इसको नियंत्रित रखे, स्थिर रखे, एक दाम रखे, स्थिर, ठीक है, स्थिर रखा जाए, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। मतलब जो विनिमय दर स्थिर हो और उसका जो उतार चढ़ाव हो सरकार के हाथ में हो, मतलब वो मतलब उतार चढ़ाव ना करे, स्थिर रखें, तो यही जो विनिमय दर प्रणाली होता है इसी को स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं। यहां बच्चा पार्टी आप लोग पवन अपर्दन के बारे में बताओ। लाइक एज पवन अपर्दन बहुत ज्यादा इजी है। पवन मतलब हवा और अपर्दन मतलब मिट्टी जो होती है ना नीचे की, उसे नष्ट करना। लाइक एज पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। लाइक एज एक यहाँ पृथ्वी है, ये ढालू सा है और यहाँ से जब हवा चलती है तो यहाँ की मिट्टी ऊपर उड़ते हैं और किसी दूसरे स्थान पर जाएंगी, तो यहाँ की मिट्टियां जो है वो कम पड़ जाएंगी और यहाँ की मिट्टियां नष्ट होंगी, इसका अपर्दन हो रहा है, कमी हो रहा है। ऐसे में यही जो होता है पवन अपर्दन कहलाता है। तो पवन अपर्दन मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। आप देखो धात्विक खनिज किसे कहते हैं और ऐसे दो खनिज का नाम लिखिए। लाइक एज अगर आप लोगों ने साइंस में धातु पढ़ा होगा, धातु और उनके थोड़ा सा गुण, तो आपको यहां यह समझ में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो आओ हम लोग समझते हैं जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होते हैं, मेटल्स, ठीक है, जिनमें चमक होती है। लाइक ये चमकेगा, जैसे सोना है तो ये चमकता है, ठीक है, तो ये चमकेगा, यानी कि धात्विक खनिज में चमक होती है और जिसको कूट पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। जिन्हें हथौड़े से कूट पीट कर एक चादर, जैसे चादर नहीं होता उसी के रूप में बनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है। मतलब खींच कर एक तार बनाया जा सकता है, खींच कर ऐसे, मतलब है धातु तो उसे खींच कर एक लंबा सा ऐसा तार बनाया जा सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धात्विक खनिज। और लाइकेज ये आपका एग्जाम्पल है लोहा एवं सोना। तो यहां से 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, इसमें आपका कोई भी छोटा से छोटा कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से नोट कर लो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या है पूरा आप लोग अच्छे से समझ लो। दूसरा है पवन अपर्दन क्या होता है, पवन अपर्दन की पूरी प्रक्रिया समझ लो। तीसरा यानी कि 6वां क्वेश्चन धात्विक खनिज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। यहां से 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है। देखो भारत यानी कि इंडिया, भारत में आपको 4 रबी फसल बताने हैं, 4 रबी फसल एवं 4 खरीफ फसल बताने हैं। मतलब 4 रबी फसलों के बारे में बताने हैं और 4 ही खरीफ फसलों के बारे में बताने हैं। तो यहां से आप समझ लो सब कुछ, मैं आपको समझाता हूं। देखो भारत की 4 प्रमुख रबी फसल, एक है गेहूं, जौ, मटर, चना, ये सारी होती हैं 4 रबी फसलें। कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ और मटर एवं चना। तो ये 4 रबी फसलें आप हमेशा रट लो क्योंकि कभी भी आपको भूलना नहीं है। अगला है 4 खरीफ फसलें, मैं 5 बता दिया है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास। तो यहां से 4 मैंने बता दिए खरीफ फसलें और 4 ही रबी फसलें। ये आप याद रखना, अगर 2-2 याद रहेगा तो भी आप लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में, 4-4 याद है तब तो लिख ही डालोगे, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं दोबारा पढ़ाने वाला नहीं हूं इस चीज को, अब ये लास्ट है। अब आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं वो दिया जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। जो प्रति व्यक्ति आय है उससे क्या अर्थ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय उत्तर देखो, किसी देश की कुल आय, मतलब एक कंट्री है लाइक इज इंडिया, तो इसके देश की कुल आय जितने भी आय है पूरे व्यक्तियों की वो आय।
कुल आय और कुल जनसंख्या से भाग देने पर जितनी आय है, लाइक आपको पता है अगर 10 आदमी हैं तो 100 अगर उनकी अर्निंग है, 10 आदमी तो इससे भाग दोगे तो 10 ही तो आएगा। तो एक आदमी की कितनी अर्निंग है? 10 रुपये। ठीक है, तो यहां से अगर आप कुल आय जितनी है और जो आपकी उस देश की पूरी जनसंख्या है, अगर उसे आप भाग दोगे तो औसत आय वही कहलाता है, इसे प्रत्येक आय कहते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर पूरे देश की मतलब एक मोटी मोटा मान लो 1000 अर्निंग है और कुल 10 आदमी है, तो यहाँ आप इससे काट दोगे तो यहाँ एक व्यक्ति की 100 रुपये अर्निंग है। ऐसे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, एक व्यक्ति का जनसंख्या, एक व्यक्ति की आय। ठीक है, मैंने एक छोटी मोटी बात बताई है। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगारी, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। देखो, बेरोजगारी वही होते हैं जो रोजगार करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलता, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजगार है लेकिन करना नहीं चाहते। दो चीजें होती है, एक तो मेहनती व्यक्ति है जो बेरोजगार है, उसे रोजगार मिले तो वो करे लेकिन उसको मिलता नहीं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें रोजगार ऐसे सामने रखा हुआ है लेकिन वो करता नहीं है। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। देखो, अगर वो होगा तो वो पढ़ा लिखा होगा, उसको और अच्छी रोजगार चाहिए। ठीक है, और जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। लाइक उत्तर देखो, वह स्थिति जिनमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा है भाई काम किया जाए, घर का पालन पोषण, घर को सुखी रखा जाए, बच्चे खाएं पिएं आराम से टहलें, उनकी इच्छा है कि ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, वो काम करने की इच्छा है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, मतलब उसके अंदर अपनी कैपेसिटी है कि वो 50 किलो 1 कुंटल की बोरी उठा सकता है, मतलब वो काम कर सकता है, किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। तो वो बेरोजगार है क्योंकि वो काम करना चाहता है फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसे को हम लोग बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण, देखो उदारीकरण भी मैं आपको समझा देता हूं। सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर चलाए गए अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मतलब जो सरकार द्वारा चलाई गई निजी क्षेत्र, जो उनके निजी क्षेत्र हैं जिनमें कोई भी बाधा नहीं है, निजी क्षेत्र से अवरोधों, जो अवरोध होते हैं, जो रास्ते में एक मार्ग में ब्रेकर होते हैं, अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। तो यहां से आज का हमारा 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया एंड आंसर भी साथ में। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो समझ ही लिया और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसको भी समझ लिए। अब आप लोगों को समझाने वाला हूं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो, मैं आपको जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं आप उसे याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना, फिर आप लोगों का एक भी मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, देखो लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं जितना भी आपके पूरे बुक का जितने भी VIMP लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको बता देता हूं और आप उसे लिख कर याद कर लेना। जिस किसी एक दो क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को लिख कर याद करना। अगर आप लिख कर याद करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप ओनली 5 मिनट में लिख सकते हो हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, जितना बता रहा हूं उतना याद करके जाना। अगर आप एडवांस याद कर लेते हो तो फिर आप लोगों के लिए एक बोनस हो जाएगा, तो और भी अच्छा रहेगा। देखो, यहां प्रश्न नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो। जो जर्मनी के एकीकरण हुआ था आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उनकी पूरी प्रक्रिया का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। लाइक आपका यह है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप बहुत बड़ा मत लिखने की कोशिश करना। आप 1 पेज या फिर 1 पेज बहुत हो गया, आप उतना लिख देना और आपको एग्जामिनर एक भी मार्क ऐसा नहीं कि कट जाएगा। लेकिन आप लोग इसका जो मेन पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करना। मेन पॉइंट जो होते हैं ना, हर एक क्वेश्चन का मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट अगर आप लिख दोगे और एग्जामिनर की आंख उस पर पड़ गई तो आपको फुल मार्क दे देगा, क्योंकि वो जो पॉइंट होता है सबसे अच्छा पॉइंट होता है। जैसे अब आप लोगों को मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है मारियोन तथा जर्मेनिया कौन थे और उसका क्या महत्व है। यानी कि जो मारियोन थी या मारियोन थे और जर्मेनिया थे वो कौन थे। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े हो तो इसका मतलब आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो। मैंने बहुत ही जल्दी अभी इसको पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो यहां आपको इन दोनों के बारे में बताना है और उनका क्या महत्व है इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में 1919 ईस्वी में, तो ये बहुत ही भयानक हत्याकांड था।
ठीक है। इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे जो निहत्थे लोग थे। तो ऐसे में इसका आप लोगों को संक्षेप में वर्णन करना है। ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, अगर आप नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना जलियांवाला बाग हत्याकांड बाई श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आई होप कि जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि आप लोगों को पहले 2 विश्व युद्ध इंपॉर्टेंट होते थे, एक प्रथम एक द्वितीय, लेकिन अब की बार ओनली प्रथम आपको पढ़ना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है आपको अच्छे से बताना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। देखो ये सारे काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, वरना फिर बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आप लोगों का मार्क कम आए, क्योंकि ये सारे अभी तो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के हैं। अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करो। जो अमेरिका की खोज हुई है उससे जो दुनिया में परिवर्तन हुए हैं उनका वर्णन करना है। तो अमेरिका की खोज जो हुई है उससे दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इन सब का आप आंसर लिख लिख कर याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास समय बहुत है, अभी भी आपके पास 120 डेज हैं। आप लोग 120 डेज में चाहो तो बहुत सारा पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका मन लगता है पढ़ने में तो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। जो नवीकरणीय संसाधन होता है और अनवीकरणीय संसाधन, इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत ईजी है, आप लोग याद कर लेना। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन बाई श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ओनली 2-3 लाइन में परिभाषा है, फॉर एग्जांपल्स हैं बस। ठीक है। यहां क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए या उठाने चाहिए। देखो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां मतलब मृदा का अपरदन होता है, लाइक ऐसे हर जगह होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा का अपरदन होता है, तो उसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, उठाना जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है। ठीक है। और जैसे बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप समानांतर जुताई करोगे तो भी थोड़ा हो सकता है कि मृदा अपरदन कम हो, और पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। ठीक है। वन की कटाई है उसके रोको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर वन की कटाई करते हो तो ऑक्सीजन भी जो होता है O2 ऑक्सीजन भी मनुष्य को नहीं मिलता है, और फिर भी मृदा अपरदन भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है जल दुर्बलता। जो आपका जल दुर्बलता क्या है और इसके क्या कारण थे, या फिर इसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। जो भारतीय कृषि है इसकी आप लोगों को 3 विशेषता लिखनी है। तो यहां आप लोगों को जो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बतानी है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो फिर एक बार में आप लिख कर पढ़ते हो तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है कि खनिज संरक्षण की अवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि भाई आपके सामाजिक विज्ञान में काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, देखो कि सड़क परिवहन के 3 विशेषता या फिर गुण लिखिए। जो सड़क परिवहन की आपको 3 गुण लिखने हैं। ठीक है। जैसे आप लोग सड़कों पर चलते हो, ठीक है, सड़क परिवहन, जैसे आप किसी गाड़ी में जाते हो, एक होता है रेल परिवहन, एक होता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन हम लोगों के लिए इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम भी अभी तक जो आपका वायु परिवहन उसमें यात्रा नहीं किए हैं। तो वैसे में अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो सड़क परिवहन, हम सड़क परिवहन से सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद होता है वो क्या होता है और इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या फिर इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो भी विशेषता आपको याद हो वो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत है, भारत की विधायिकाएं, जो विधायिकाएं होती हैं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो जो महिलाएं होती हैं उनको आपको बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो आपसे कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए।
जो भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं हैं उनको बताना है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताओं को बताना है, और बहुत इजी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को याद कर लेना है। अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान का बुक लेते हो या फिर कोई गाइड लेते हो, गाइड में भी ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, या फिर अगर आप बुक लेते हो तो उसमें तो भाई मिल ही जाएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि धार्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो ये चीज है, इसका विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। एक होता है खुली बेरोजगारी और एक होता है प्रचंड बेरोजगारी, बट अगर एग्जैक्ट चीज देखा जाए तो प्रचंड बेरोजगारी का जो अर्थ होता है वो होता है गुप्त बेरोजगारी। क्या होता है? गुप्त। तो गुप्त बेरोजगारी होता है। तो यहां अगर आप नहीं जानते हो तो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि वैश्वीकरण क्या है, इसकी कोई एक लाभ बताइए। जो वैश्वीकरण होता है वो क्या होता है और इसके कोई एक लाभ बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, कोपरा पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाली। कोपरा पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालना है। यहां से मैंने आपको 17 लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए। क्या बता दिया? लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये याद करके जाना लघु उत्तरीय प्रश्न, और अभी हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहां आप लोग फर्स्ट देख लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा आप करके पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नोट कर लोगे तो फिर आप कभी भी याद कर सकते हो खोलकर एक एक क्वेश्चन। अगर आप एक एक दिन में याद करोगे तो फिर 17 डेज में आपका याद हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन याद करने में, या फिर 10 मिनट बहुत ज्यादा है, 10 मिनट, ठीक है, बस। तो यहां से आप लोगों को ये मैंने बता दिया जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे। चलो अब हम लोग देखते हैं आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। देखो मैं इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो साइंस हो, एंड चाहे वो इंग्लिश हो, हर एक को दिक्कत है। अब दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। जैसा मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने साइंस का ऑलरेडी बता दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग बाय सरमन लेक्चर, वो भी साइंस का, ठीक है। एंड अगर आपको सामाजिक विज्ञान का देखना है तो ये वीडियो देखिए। देखो आपको करना क्या है, मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप उसमें से 2-2 क्वेश्चन, एक-एक क्वेश्चन डेली याद करना और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। यहाँ आपको दो देश पर प्रभाव पड़ा था, एक तो फ्रांस, एक दूसरा यूरोप। तो इन दोनों के प्रभावों का वर्णन करना है। चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और अगर आप लोगों ने फुल चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बाय सरमन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब आपका बेसिक है, इन सबको जानना जरूरी है। खूनी रविवार की घटना, ये सारी चीजें आपको मतलब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इन सबको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना जैसा मैंने बताया है। तो ये आपका सारे इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आप एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन याद करना। अगर आपको नहीं आता है कमेंट करना, सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो कि नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त वर्णन करो या संक्षिप्त विवरण करो। कोई दिक्कत नहीं। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था वो मतलब प्रारंभ तो किया गया था, ये तो सभी को पता है, मतलब प्रारंभ किया गया था, तो उसका संक्षिप्त में विवरण करो या फिर उसका वर्णन करो। देखो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है ना वो सब गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी के कुछ ऐसे आंदोलन है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए, डांडी यात्रा, सत्याग्रह आंदोलन एंड कुछ और ऐसे आंदोलन है, नमक वाला आंदोलन, सब कुछ आंदोलन थोड़े याद कर लो उनकी, क्योंकि वो सारे आंदोलन आपके हिस्ट्री या सामाजिक विज्ञान में दिया गया है, तो उन सबको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो ताकि आप भी टॉपर बन सको, 90% अचीव कर सको। देखो आपको करना क्या है, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको याद कर लो। ओनली आपका 30 दिन का काम है, 30 डेज यानी कि 30 दिनों का काम है, और आपके पास अभी 4 या 5-6 महीने हैं और बचे 5 महीने, और 5 महीने में आप चाहो तो इसका 2 गुना लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हो। एंड आप सॉल्व क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सबको भी याद करना पड़ेगा। तो सभी को याद करो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पर टिप्पणी
लिखिए। भाई ये दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। वो तो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, लेकिन यहाँ केवल सत्याग्रह की बात की गई है। ओके, तो यहाँ आपको सत्याग्रह पर टिप्पणी करना है, अच्छे से टिप्पणी करना है। तो यहाँ आपको ये भी समझ में आ गया। एंड प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 18वीं शताब्दी के अंत में हुई उन परिवर्तनों का वर्णन करो जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। मतलब जो 18वीं शताब्दी के अंत में परिवर्तन हुए थे, तो उन परिवर्तन का आपको वर्णन करना है जो परिवर्तन हुआ था, जो ब्रिटेन के पूरे स्वरूप को बदल दिया था, जिन्होंने ब्रिटेन के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया। तो ये आपको वर्णन करना है 18वीं शताब्दी के अंत वाला। ठीक है, जितने भी परिवर्तन हुए थे उनका आप कारण निवारण सब कुछ वर्णन कर दो जो ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया था। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग नोट बना लो, नोट कर लो और एक एक क्वेश्चन का आप आंसर डेली बाय डेली लिखते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एक दवा की जैसा है। अगर आप लोग अच्छे से लिख लोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आप 2 मिनट में लिख कर रख दोगे और आपको लगेगा कि समय ज्यादा है, पेपर कम है। और अगर आप लोग नहीं याद करोगे तो ऐसा लगेगा कि पेपर कितना बड़ा है, समय कितना कम है। तो आप सही से पढ़ना, आपके पास बहुत ज्यादा समय है अभी भी, और अभी तो समय बहुत है, लेकिन अब आप लोग जैसा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करो। जैसे मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा की क्षय हो रहा है, तो उसको रोकने के कुछ कारण है। जैसे पोल्यूशन है, यानी कि प्रदूषण है, प्रदूषण इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके भी रोकने के कारण हैं। अगर जो आदमी है ना, एक मतलब मानव जो है, मानव की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना मृदा अपरदन हो रहा है, और वही चाहे तो उसे रोक सकते हैं। बट कहाँ, एक लोगों से करने से कुछ नहीं होता, 1000 लोग भी करें तो कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर सभी लोग सोचेंगे तभी ये होने वाला है। तो ऐसे में आप यहां देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करो। समझ में आ रहा ना हर एक क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालिए। जो वन है, वन और वन्य जीव, वन मतलब जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, और वन्य जीव जो उसमें निवास करते हैं, उनके संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालो। जो उनके सहयोग करते हैं, उनके रीति रिवाज जो है, उन पर आपको प्रकाश डालना है। अगर आपको इन सब का आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे यार आपको बुक में मिल जाएंगे, कोई गाइड है तो वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोशिश करो। हर एक का आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके आंसर कम से कम 2-3 पेजेस होते हैं, और उतना अगर आप लोग चाहो तो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा हार्ड लगे, 2-3 क्वेश्चन उसे कमेंट कर देना, उसका मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी ही। और आपको कुछ तो भाई करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अगला देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन करो या लाभों का वर्णन करो। जैसे जो बहुउद्देशीय परियोजना है, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, तो उससे जो होने वाले लाभों का वर्णन करना है। लाभ, जो लाभ है, अब भाई कोई भी परियोजना है तो उससे कोई ना कोई लाभ है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का लाभों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस किया जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग नोट बना लो, नोट कर लो। ये सब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मैं इसे बहुत ज्यादा सर्च किया, कुछ मॉडल पेपर, कुछ पुराने पेपर, सबको निकाल के कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो बुक हैं उन सबको लेकर देखा कि कौन से ज्यादा आते हैं, तो उन सबको देखकर अच्छे से लिखा, ताकि हाँ आप भी एक बेहतर नंबर अचीव कर सको। ठीक है, तो आप इन सबका आंसर याद करने की कोशिश करना, और आप एडवांस भी याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए उपाय बताइए। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, तो सरकार ने कुछ उपाय बताए हैं कि कृषि उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाती है, उसके उपायों का वर्णन करना है, और आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, और आप वहां से याद कर सकते हो। तो कृषि उत्पादन की वृद्धि में हर एक किसान जो है वो सोचता है कि हमारी कृषि का उत्पादन ज्यादा हो, अब की बार अगर 2 कुंटल हुआ है तो अगली बार 3 कुंटल हो, तो ऐसे में हो जाता है कि हाँ सोचते हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे रोग आ चुके हैं जो हाँ कृषि की उत्पादन शक्ति को कम करते हैं। तो ऐसे में आपको उनकी वृद्धि के कारण बताने हैं, उपाय बताने हैं जो सरकार द्वारा बताए गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, और आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना है। ऐसे में साइंस का भी बताया है, सामाजिक विज्ञान का भी बता देता हूं, ताकि आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लोगे ना। अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो छोटे मोटे क्वेश्चन इसी में से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, और कुछ ही क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भूगोल आपका नागरिक शास्त्र एंड अर्थशास्त्र एंड सब कुछ इसी में है, चारों के चारों, ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन को। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जो गैर परंपरागत हैं, ठीक है, एक परंपरागत स्रोत होता है, एक गैर परंपरागत स्रोत होता है, लेकिन आपको यहाँ गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार में वर्णन करना है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे से लॉन्ग में वर्णन करना है। अगला है भारत में संचार के साधनों का वर्णन करो। जो भारत में संचार के जो साधन है, ठीक है, संचार के जो जितने भी साधन है उन सब का वर्णन करो। पहले आप सोचो कि संचार के साधन कितने हैं, उन सब का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके नाम लिखो, फिर आप कोशिश करो, रफ उठाओ, रफ और अपने ऐसे लाइन से एक एक का वर्णन करना कोशिश करो। और जैसे आप वर्णन करना सीख जाओगे, छोटे जैसे थोड़ा कम ही सीखोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। मतलब जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं, तो उनको आपको बताना है क्या है। इसमें प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो, और अगर जितने भी तरीका बताते हो उसका एक एक उदाहरण भी देना है। ओके, दे दोगे तो एक एक उदाहरण देना, जितने तरीके हैं उनका अलग अलग उदाहरण देना, ठीक है। व्यवस्था के जो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो ही गया। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इनके 4 लक्षण बताइए। जो भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था वो कैसी है, और इसके आपके 4 लक्षण बताने हैं। संघीय व्यवस्था के कितने लक्षण बताने हैं, 4 लक्षण बताने हैं। तो यहां से भाई इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोगों के लिए हमेशा साथ हूं, एंड आप लोग कमेंट करना, बता दूंगा, ठीक है। तो यहां से आपका ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिखा दिया। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। जो सांप्रदायिकता है लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण बताइए। जैसे जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, घाटा करता है, घातक है, ठीक है। तो जैसे जहर होता है वैसे, तो इसके 2 कारण बताने हैं क्यों घातक है। अगर कोई भी इंसान है वो मतलब दुष्ट है तो वो क्यों है, उसके 2 कारण बताने हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है, आप इसके 2 कारण अगर वैसे भी जान जाते हो ना तो उसको आप विस्तार में अच्छे से लिख दो, जिस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यकताओं या दशाओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं चार आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। जो आवश्यक दशाएं हैं, यहाँ भाई देखो थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझा करो। जो आवश्यक दशाएं हैं और 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में या फिर आपको कुछ बुक्स में मिल जाएंगे, ऑलरेडी ये सब दिए हुए हैं। वो तो मैंने आप लोगों को जो जितना इंपॉर्टेंट है उतनी अच्छे से बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। ये आईएमपी क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना कि लोकतंत्र के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनकी वर्णन करना है। जैसे कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे लोकतंत्र के प्रमुख कुछ सम्मुख चुनौतियां हैं, उनके सामने भी कुछ चुनौतियां, तो उन चुनौतियों का आपका वर्णन करना है। जितने भी चुनौतियां हैं आप उसका वर्णन करो, 1 2 4 5 6 10 हैं, ज्यादा से ज्यादा हैं, ठीक है। तो उन सब का आपको वर्णन करना है अच्छे से डिटेल में, तभी आप उसका एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। और हाँ, आपको अगर नहीं आता है तो भी आप सामाजिक विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते चले जाओ, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते चले जाओ, क्योंकि आपका अगर हैंड राइटिंग अच्छा है ना तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है। क्वेश्चन नंबर 17, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किस पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जैसे देखो विकास मापने वाला एक मापदंड होता है, वो कौन सा है, यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व जैसे बैंक के मापदंड से अलग है। अब वो आपको कुछ पहलुआ बताना है, कुछ कारण बताने हैं कि ऐसे अलग है, कुछ आपको अलग अलग चीजें बताना पड़ेगा, वो सारे आपके बुक में मिल जाएंगे। अब इन सब के जानते हुए 1 से 2 पेजेस भाई इसके सबके आंसर होते हैं, तो उन सब को आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप याद कर लो, स्टेप बाय स्टेप एक एक हेडिंग से याद कर लो। हेडिंग अगर आपको याद है तो आप वहां लिख सकते हो। जैसे आपका प्रदूषण पर निबंध आया तो आ गया वायु प्रदूषण, तो आप वायु प्रदूषण आपका हेडिंग याद है। जल प्रदूषण याद है तो आपको कुछ तो लिख ही सकते हो। वायु प्रदूषण आप कुछ तो लिख ही सकते हो, ठीक है।
तो वैसे आप हेडिंग ज्यादा याद करो। हेडिंग अगर आपको याद है, मेन चीज हेडिंग होता है। जैसे कोई न्यूज आता है, न्यूज का हेडिंग अगर कोई पढ़ लेता है तो समझ जाता है इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर कुछ भी है तो उसमें अगर न्यूज का हेडिंग पढ़ लिया था तो उसमें पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि इसमें क्या दिया है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन करो। जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। एंड वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो कारक हैं, सहायक कारक हैं, उनका वर्णन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग इसे याद कर लोगे तो भी आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। पूरा जितना बताना उतना याद करना है। आपके पास 365 दिन होते हैं, अगर आप चाहे 1 साल होते हैं, अगर आप 9 से 10th में पहुंचे, और आपको कितना कहा, केवल 20 से 25 क्वेश्चन कहा है, और इतना अगर आप याद करना चाहो तो 20 से 25 दिन में 1 महीने में याद कर सकते हो। बट अब 365 दिन है तो भी ना याद कर पाओ तो भाई आपके ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बता दिया, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितना मैंने लिया है वो इंपॉर्टेंट है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारकों से हुआ, किन कारणों से हुआ। जैसे भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन हुआ वो किन कारणों से हुआ, इनके विकास के बारे में पता लगाइए, ठीक है। विकास के बारे में पता लगे, जैसे इनका विकास कैसे हुआ, इनके बारे में आपको पता लगाना है अच्छे से। तो यहाँ आपको उपभोक्ता के बारे में, आपका उपभोक्ता वाला चैप्टर ही है, इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई एंड इनके विकास के बारे में पता लगाइए, इनके विकास के बारे में पता लगाइए, ठीक है। इसे कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 3 ऐसे कारकों को बताइए। ये दोनों एक ही चैप्टर से हैं, ये चैप्टर आपके लिए इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो यहां से आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे एसएसटी का 20 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब भाई लॉन्ग क्वेश्चन आप इतना याद कर लो, ऑब्जेक्टिव हुआ, अतिलघु हुआ, उन सबको तो ज्यादा याद करना पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भाई इतना ज्यादा नहीं याद करना पड़ता है। अब जैसे अगर ये आपको कम ही याद करना पड़ता है और आपका अच्छा नंबर आता है। देखना लॉन्ग क्वेश्चन से आप ज्यादा नंबर उठा सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन से कम आप, लेकिन हाँ ऐसा बात नहीं कि आप नहीं उठा पाओगे नंबर। अगर आपके हाथ में है, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो यार आप भी टॉपर बन सकते हो। इन 5 महीने पढ़कर टॉपर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी चैप्टर का यार बेसिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी मदद मिल सके कि वो भी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं या नहीं। यहां से देखो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।